बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको खुशामदीद कहेंगे 24/9 में। मैं हूँ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और जैसे कि हमने देखा ओवरऑल कल से एक बड़ी अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि आज छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाएंगे और ये तादाद सबसे बड़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सबसे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जब बच्चे होते हैं वो 5 तक प्राइमरी जिसे कहते हैं। आपने वैसे देखा आज सुबह ऑफिस आते हुए क्यूट क्यूट बच्चे गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में या अपनी वैन्स के अंदर ऐसे मास्क पहन के मुझे इतने क्यूट लग रहे थे। बच्चे उनकी ग्रुप में तस्वीरें भी आ रही थी सुबह सुबह 6 महीने बाद तकरीबन सब गए हैं स्कूल, तो बड़ा अच्छा लगा। अब अल्लाह ताला करे कि सब सेहतमंद रहें और सबको अल्लाह ताला कोरोना से महफूज रखे, क्योंकि ये बड़ा अहम है। इसके लिए एसओपीज को आपने जरूर फॉलो करना है। एसओपीज को जरूर फॉलो करना है। दूसरी जानिब अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियोज की बात करें तो जी एपीसी के जो अब आइंदा उसके फैसलों पर अमल दरामद का फेज है वो शुरू हो चुका है। पहले जलसे का भी ऐलान कर दिया है, कल मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग में कुछ बड़ी बैठक तो नहीं थी, लेकिन डिसाइड किया गया कि चीजें किस तरह से मैनेज की जाएंगी। और अब आगे देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन रहती है, कौन बाहर रहता है जो इसको लेकर लीड करके आगे चलेगा। एक सवाल है। आपको लग रहा है कि जैसे जैसे वो दिन करीब आ रहे हैं जलसों के, आप देखें ना आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब जा रहे हैं, उनको नैब ने बुलाया हुआ है। मौलाना फजल रहमान की बात थोड़ी शायद आगे कहीं उनको बुलाएं, अभी उन्होंने कहा कि हमने नहीं बुलाया। सो लेट्स सी। शेख रशीद साहब की बात मैं सुन रही थी और उन्होंने तो ये कहा ना कि अब जेल भरो एक सिनेरियो शुरू हो जाएगा, बट लेट्स सी कि होता क्या है। अभी टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं, फिर बात करते हैं। कोरोना लॉकडाउन के 6 माह बाद तदरीसी अमल शुरू। मुल्क भर में आज से प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। तलबा के लिए एसओपीज पर अमल दरामद जरूरी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद अपोजिशन की पहली बड़ी बैठक। पीडीएम का कोयटा में 11 अक्टूबर को जलसे का ऐलान। खाकान अब्बासी ने कहा तमाम जमातें इजलास के फैसले पर मुत्तफिक हैं। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। शहबाज शरीफ का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड। शहबाज की अहलिया और बेटी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। नैब ने मौलाना फजल रहमान को भेजे गए नोटिस से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। नैब एलामिया में कहा गया कि जब जरूरत होगी मौका मालूम करने के लिए बुला लिया जाएगा। इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम इजलास से वीडियो लिंक खताब। G20 मुमालिक कर्जों की वापसी में कम से कम 1 साल नरमी करें। वफाकी काबीना का नवाज शरीफ को हर सूरत बातन वापस लाने का असूली फैसला। अपोजिशन की तहरीक पर नजर रखने के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामों के मशहूर अदाकार मिर्जा शाही 70 साल की उम्र में कोरोना से इंतकाल कर गए। मिर्जा शाही ने ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मज़ाहिया किरदारों की वजह से शोहरत हासिल हुई। और छोटी सी केतल ने अपने मालिक को मालदार बना दिया। छोटी सी केतली 8 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी रुपए में नीलाम हुई। केतली 51 साल शख्स की तवक्कुआत से बढ़कर नायाब साबित हुई। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। और सबसे पहले तो वेलकम बैक बच्चे स्कूल जो जा रहे हैं उनको, एंड आई एम श्योर वो तो स्कूल में होंगे, लेकिन मदर्स जो हैं वो आज बड़ा खुश होंगी घरों में कि अब बच्चे जो हैं वो आराम से स्कूल जाएंगे। ये टाइम थोड़ा सा उनको अब अपने लिए स्पेंड करना पड़ेगा। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस तो अबूजर मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा मदर्स की पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल 6 महीने वाकई ये बड़े मुश्किल थे। एक तो कोरोना से डर था, फिर लॉकडाउन था, बच्चों ने घर पर रहना था, बाहर नहीं जा सकते थे। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी था, वो भी एक मैनेज करना, डिसिप्लिन में लेके आना बड़ा मुश्किल पहली दफ़ा सब लोग कर रहे थे, यानी कि स्कूल्स की एडमिनिस्ट्रेशन भी और घर वाले भी, जो कि फैमिली थी, कि किस तरह से ये सब कुछ को फॉलो करना है जो कि ऑनलाइन क्लासेस हैं। अब इसके अलावा एक नेक्स्ट मरला जो कि कल मीटिंग हुई, बड़ी बैठक हुई थी और उसमें ये फाइनल हो गया कि अब बच्चे जाएंगे स्कूल। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो ऑब्वियसली डर भी होता है पेरेंट्स को कि शायद ये संभाल नहीं पाते हैं, शायद ये उस तरह से SOP को फॉलो नहीं कर पाएंगे, कुछ हो ना जाए। तो इस डर को दूर करने का एक ही तरीका है कि एक तो आप राब्ता रखें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, SOPs के
हवाले से ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये राब्ता अगर आपका रहेगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से तो इंशाल्लाह ताला कॉन्फिडेंस भी रहेगा और बच्चे भी महफूज रहेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि हमने बच्चों को देखा नहीं मास्क पहने हुए, क्योंकि ये 6 मंथ्स का जो लॉकडाउन है सबसे ज़्यादा मुझे लगता है छोटे बच्चों ने फॉलो किया, और पेरेंट्स भी कॉन्शियस थे कि बहुत कम ऐसा होता था कि बच्चों को पब्लिक प्लेसेस पर वो लेकर आ रहे थे या लॉकडाउन खुलने के बाद भी वो बाहर नजर आए थे। आज बड़ी तादाद में मुझे प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो नज़र आए, क्योंकि वो स्कूल जा रहे थे। सो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लाहौर का ही रुख कर लेते हैं। कराची से भी हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे रिपोर्टर, और इस्लामाबाद से भी हमारे रिपोर्टर मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मैं जो है वो हबीब की तरफ चलती हूँ। कराची चलते हैं जी। हबीब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? स्कूल्स की सिचुएशन बताइएगा। छोटे छोटे बच्चे आपके पीछे मुझे कहीं कहीं नज़र तो आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम सिमल। बिल्कुल शहर कायद में भी 7 माह के वक्फे के बाद जो है वो तवील वक्फे के बाद लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से जो मुतासिर रहे बच्चे स्कूल में नहीं आ सके थे, अब स्कूल जो है वो उन्होंने आना शुरू कर दिया है। इस वक्त भी हम स्कूल में ही एक मौजूद हैं और स्कूल की जो इस वक्त आप देख रही हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है वो स्कूल हो गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे जो है वो क्लासेस में मेंटेन किया जा रहा है और बच्चों को जो है वो अल्टरनेट डेज पे स्कूल बुलाया जा रहा है। कुछ जो प्राइमरी क्लासेस हैं 5th तक उनको मंडे, और इसके अलावा जो सेकेंडरी क्लासेस हैं 6 टू मैट्रिक जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको जो है वो ट्यूसडे मतलब अल्टरनेटिव डेज़ में जो है वो स्कूल बुलाया जा रहा है। और छोटे बच्चे जो है वो 7 माह के बाद स्कूल आए। सेकेंडरी स्कूल्स तो जो है वो खुल चुके थे 15 सितंबर से, लेकिन अब प्राइमरी स्कूल्स का जो आगाज़ है वो 28 सितंबर से जो है वो कराची में हुआ है। मुख्तलिफ स्कूलों में हमने देखा कि SOPs के हवाले से बड़े इकदाम किए गए हैं, SOPs फॉलो करवाए जा रहे हैं। इस वक्त भी जो आपने मेरे पीछे भी जो अकब में बच्चे देखे, यहाँ पर मास्क उनको जो है वो प्रॉपरली वेयर करवा के जो है स्कूल में एंट्रेंस की इजाज़त दी जा रही है। साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजर्स क्लास में बच्चों के लिए जो रखे जा रहे हैं कि हर थोड़ी देर के बाद उन बच्चों के जो हाथ तो बात करें और उनसे पूछे मास्क पहन के उनको कैसा लग रहा है। बिल्कुल कुछ बच्चे हैं यहाँ पर के लिए। अच्छा, आप लोग एक तो ये बताओ कि पहले 7 मंथ्स के बाद स्कूल आए हो, पहले तो ये बताओ कैसे एक्साइटमेंट थी स्कूल आने की 7 महीने के बाद? मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं 7 मंथ्स के बाद स्कूल जाऊंगा तो कैसा लगेगा, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी। अच्छा, पढ़ने की एक्साइटमेंट थी या सिर्फ दोस्तों और टीचर से मिलने की? नहीं, पढ़ने की। अच्छा, ये बताओ कि आप लोग पहले जब स्कूल आते थे तो बड़ी नॉर्मल रूटीन वाली लाइफ होती थी, अभी हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पे मास्क पहन के क्लास में बैठना पड़ रहा है, तो कैसा लग रहा है इस मास्क के साथ? मुझे जो है वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि ये मास्क में घुटन हो रही है और जो है हैंड सैनिटाइज़र बार बार यूज़ करने पड़ रहे हैं। और भी बच्चे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि मास्क के साथ स्कूल आ रहे हो, पहले कभी मास्क वेयर नहीं करते थे स्कूल में, रेगुलर लग रही है लाइफ, थोड़ा सा रूटीन में मज़ा आ रहा है इसके साथ या नहीं? जी अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी घर में जब थे जो पहला दिन था एक्साइटेड थे बच्चे? नहीं। अच्छा, ये बताओ एक्साइटमेंट कितनी थी कि स्कूल वापस जा रहा हूँ इतने दिनों के बाद, दोस्तों से वगैरह से मिलूंगा, कोई एक्साइटमेंट थी, खुशी थी स्कूल आने की? जी बहुत कितनी खुशी थी? बहुत। किससे मिलने की? पढ़ाई की थी या दोस्तों से मिलने की? पढ़ाई की भी थी, दोस्तों से मिलने की भी और दोस्तों से मिलने की। ऑब्वियसली एक गैप के बाद आ रहे हैं तो बच्चे थोड़े से अभी तो एक्साइटेड हैं, लेकिन आई होप कि ये मास्क पहनते रहें और SOPs को फॉलो करते रहें क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। उस्मान जावेद इस्लामाबाद से, जहाँ से बड़े बड़े फैसले होते हैं, वहीं पर मौजूद हैं। फैसला तो हो गया SOPs को फॉलो करवाने का, छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली दफ़ा ऑब्वियसली इस तरह से इतनी स्ट्रिक्ट मेजरमेंट्स के साथ वो आ रहे हैं। क्या फीलिंग देखी आपने बच्चों के चेहरों पर, मास्क पहने, सैनिटाइजर्स और फिर SOPs को फॉलो करना? जी बिल्कुल अबूज़र मौज़म, यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल में और यहाँ पर आज तकरीबन 6.5 महीने के वक्फे के बाद तालीमी सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है और 13 मार्च से स्कूल बंद हुए थे कोरोना वायरस के बायस, और आज प्राइमरी सेक्शन खोल दिया गया है। और स्कूल के जो मुख्तलिफ अहाते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सबसे पहले कोरोना वायरस के हवाले से जानकारी के लिए साइंस बोर्ड जो बैनर्स हैं वो आवेज़ा किए गए हैं, पहले अलामात लिखी गई हैं और उसके बाद एहतियाती तदाबीर भी अलग से लिखी।
उस्मान से हमारा राब्ता एकदम हो गया, आई थिंक सिग्नल्स आउट हो गए। हबीब, मैं उस्मान की तरफ हम वापस जाएंगे, लेकिन चूंकि आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, हबीब जरा ये तो बताइए कि आपको क्लास में दाखिल कैसे होने दिया? आपने तो मास्क नहीं पहना, आपका मास्क किधर है? मैं भी जो है वो मास्क वेयर करके ओह अच्छा, आपने कहा कि मैं पेपर देने के लिए अपना चेहरा जरूर दिखाऊं। बिल्कुल, जो इस तरह की जो SOPs के हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट ने SOPs बनाई हैं उसके मुताबिक बच्चों को भी जो है वो बड़े मोहतात अंदाज में स्कूल में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। तो इसी तरह असातिज़ा जो आ रहे हैं स्कूल का रुख कर रहे हैं, इसके अलावा जो दीगर स्टाफ है जो अमला आ रहा है उनके लिए भी यही SOPs रखी जा रही हैं कि जो मास्क के बगैर स्कूल में है वो नहीं दी जा रही है किसी भी कंडीशंस पर, और साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजेशन के हवाले से जो सफाई का ख्याल है उसको बरकरार रखा जा रहा है। और जगह जगह स्कूल्स में जो वो कुछ पोस्टर्स और बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं जिसमें ये हिदायत जारी की गई हैं कि जो बच्चे बिलखुसूस अगर बीमार हैं, किसी को भी खांसी नज़ले ज़ुकाम की शिकायत हो या बुखार हो, तो वो बच्चे भी स्कूल आने से जो है वो एहतियात करें, कुछ दिन के लिए स्कूल ना आए। तो ऐसी ओवरऑल जो SOPs है वो अभी हम देख रहे हैं कि यही पूछे हबीब, जब दोस्तों को मिले हैं 6-6, 7-7 महीने बाद बच्चे, तो ऑब्वियसली दिल तो करता होगा कि हक करेंगे, हाथ मिलाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सका, ऑब्वियसली ये मना है। तो क्या फीलिंग थी जब ऐसे बच्चे मिले? बिल्कुल अबूज़र, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अभी भी आप देख रहे हैं कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है कि दोस्तों के साथ बैठेंगे, दोस्तों के साथ अपनी गपशप भी लगाते हैं क्लासों में, लेकिन अभी इस तरह का माहौल स्कूल्स में नहीं मिल पा रहा है। बच्चे थोड़े से जो है वो इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा सा मौका मिल सके कि साथ बैठ सकें, बात कर सकें, लेकिन जो सैनिटाइजेशन का और SOPs का जो ख्याल है उसकी वजह से अभी जिस तरह हमने यहाँ बच्चे से बात की तो उसका भी यही कहना था कि मास्क पहनने से उसको जो है वो थोड़ी सी सफोकेशन हो जाती है, इतनी देर पहन नहीं पाते, 10-15 मिनट के बाद जो एक प्रॉब्लम सी शुरू हो जाती है, तो वो हैबिचुअल नहीं है इस चीज़ों के बच्चे। लेकिन अब जाहिर है जो हालात हैं कोरोना वायरस के और कोविड-19 से निपटने के लिए जो SOPs हैं उनके मुताबिक इन बच्चों को जो है वो फॉलो करना पड़ रहा है। थोड़ी सी डिस्टर्ब है, लेकिन बच्चे हबीब, क्योंकि बच्चों को अब टीचर्स, पहले तो पेरेंट्स समझा रहे थे, टीचर्स ये समझाएंगे कि यही नई जिंदगी है और यही नया तरीक़ेकार है। जब तक कि हम कोविड-19 पर कंप्लीटली काबू नहीं पा लेते, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। हैंड सैनिटाइजर्स मैं देख रही थी, मुझे इतने क्यूट लग रहे थे ये बच्चे, उन्होंने अपने डेस्क के ऊपर ना सामने रखे हुए थे, बार बार उसको हाथ लगा रहे थे। तो लेट्स लेट देम थिंक कि ये एक टॉय है जिसके साथ हमने बार बार खेलना है, और मास्क जरूर। थैंक यू सो मच हबीब, आपका और उस्मान से हमारा राब्ता दोबारा नहीं बहाल हो सका, राब्ता हो नहीं पाया, लेकिन हमारा ये जरूर राब्ता होना चाहिए बच्चों के साथ कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप बच्चों से ज़रूर एज ए पेरेंट पूछें कि कैसे SOP को फॉलो किया, क्योंकि ये एज ए होमवर्क ड्यूटी लगा लें आप कि बच्चों से पूछें कि क्या किया स्कूल में, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करती है। अगर कोई मसला होता है तो ज़रूर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कोरोना वबा से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-एहतमाम इजलास से वीडियो लिंक में खिताब किया। भरपूर खिताब था, पहले जनरल असम्बली से और उसके बाद अब ये जो रिसेंटली खिताब किया, और इसमें G20 ममालिक जो कि ग्रेट 20 ममालिक हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनसे कर्ज़ों की वापसी पर कम अज़ कम 1 साल नरमी करें, ये मुतालबा किया है। और साथ ये भी कहा है कि अमीर ममालिक गरीब ममालिक के लिए $500 अरब का खुसूसी फंड भी कायम करें। और अबूज़र, अगर आपको याद होगा तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान बहुत पहले से ये तमाम बातें जो हैं इनका जिक्र भी कर रहे थे, वो चाहे कौम से खिताब के दौरान हो या मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हो। उन्होंने पाकिस्तान में जो कोरोना कंट्रोल किया और जिस कामयाबी से कंट्रोल किया उसका भी इसमें जिक्र किया। वैक्सीन के हवाले से भी बात की कि तरक्की याफ्ता ममालिक तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब ममालिक हैं उसमें मदद फराहम करना होगी तमाम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को। आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट स्पीच जो उसमें की गई, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन एंड ऑल्सो ये बड़ी इंपॉर्टेंस भी रखता है जब हम खुद अपने मुल्क में कामयाबी से उस लॉकडाउन की तमाम जो रिजल्ट्स हैं उसको देख रहे हैं। दूसरी जानिब कल एक और इम्पॉर्टेंट डे था और वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ कल, और इस इजलास की सदारत भी वज़ीर आज़म ने की, जिसमें मुल्क की सियासी सलामती और मजमूई सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। इस काबीना में 16 नकाती एजेंडे से मुतालिक नकात की मंजूरी भी दी गई, और ख़ास तौर पर जो चीज़ ज़ेर बहस रही वो APC और उसके बाद जो अपोजिशन करने
करने जा रही है। खास तौर पर इस पूरे सिनेरियो में जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से बयानबाजी आ रही है उस पर भी गौर किया गया। ऑल्सो एक दोबारा से मुतहरिक करने के लिए तमाम इदारों को कह दिया गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाया जाए और इसके साथ साथ करप्शन पर किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी, ये बात भी ज़ेर गौर आई। रैशनलाइजेशन की मंजूरी भी हुई, बायोलॉजिकल अद्वियात के हवाले से भी बात हुई, फिर FIA जो वीज़ा अफगानिस्तान वीज़ा पॉलिसी से मुतालिक बातचीत है उसके ऊपर भी डिस्कशंस हुई। तो ये तमाम एजेंडाज थे जो कल इस कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस हुए। बिल्कुल, अब ये तमाम सूरत हाल है जहाँ पर वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि नवाज शरीफ को वापस लेके आना है। ये तो मुमकिन है या नहीं ये तो कानूनी माहिरीन ही बता सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, APC भरपूर जलसे करने जा रही है, APC के ज़रिए तहत जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन रही है PDM, इसके साथ साथ ये जो हालिया खिताब किया वज़ीर-ए-आज़म ने, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट सीनियर एनालिस्ट सलमान शाह साहब। सलमान शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। शाह साहब ये बताइएगा कि ये जो रिसाब हुआ है जनरल असम्बली में और इसके बाद जो गुज़िश्ता रात खिताब किया वज़ीर-ए-आज़म ने और ये कहा G20 ममालिक को उनसे ये अपील की कि एक तो कर्ज़ों में रिलीफ भी मिलना चाहिए, इसके साथ साथ जो ओवरऑल एक फ़ंड कायम करें तमाम तरक्यात ममालिक गरीब ममालिक के लिए, ये पॉसिबल है इस सिचुएशन में? जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बहुत से जो ममालिक हैं उन्होंने पहले भी इस तरह का काम किया है कि शुरू में कोरोना आई है जी। और उस वक्त भी रिलीफ मिला था और उसको फर्दर एक्सटेंड करने का और उसको एक्सपेंड करने का कहा गया है। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो गरीब ममालिक हैं वहाँ पे भी इस वबा के बड़े बजट अफेक्ट हुए हैं, पर्टिकुलरली इकॉनमीज पे। तो अगर ये रिलीफ मिलेगा और साथ साथ डेवलपमेंट के फंड्स भी कुछ मिलेंगे तो इकॉनमी का पहिया जो है वो रिवाइव होगा। और क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड में भी खासी कमी है तो उसके भी इम्पैक्ट्स हैं। लेकिन शाह साहब इस वक्त तो तरक्यात ममालिक भी मुश्किल में है ना, वो भी क्रंच में है कोरोना की वजह से, तो ये पॉसिबल है कि उनके लिए ये करना इस सिचुएशन में? देखिए वहाँ तो एक मुल्क है, अमेरिका जैसे मुल्क में तो कई हज़ार अरब डॉलर के अपने पैकेजेस बनाए हैं। तो दुनिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है और दुनिया में जो अमीर ममालिक हैं उनकी भी इकॉनमी खासी बड़ी है और 500 अरब डॉलर कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है जब एक पूल करके काम किया जाए। तो आई थिंक ये आइडिया बड़ा अच्छा है और हो सकता है 500 नहीं तो कुछ उसके करीब कोई चीज़ बने। और डेट रिलीफ तो देना उनके लिए खासा आसानी से किया जा सकता है जी। और ओवरऑल फ़ायदा पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का है और इसलिए उनको भी इसका फ़ायदा भी होगा, क्योंकि अगर इकोनॉमी का पहिया हर जगह चलेगा तो ग्लोबल इकोनॉमी भी उठेगी। बिल्कुल सही सलमान शाह साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की। लेकिन कल जब उन्होंने खिताब किया, खान साहब ने जब ये कहा कि कर्जों में वापसी में नरमी दी जाए, क्रेडिट रेटिंग ख़राब ना हो, और ये जो पैकेज मांगा गया 500 अरब डॉलर का, ही वॉजंट जस्ट स्पीकिंग फॉर पाकिस्तान, ये उन तमाम ममालिक की नुमाइंदगी कर रहे थे खान साहब जो इस वक्त क्रंच में हैं और जो ऑब्वियसली तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में नहीं आते। क्या आपको लगता है कि उनके इस खिताब से वाकई में दुनिया सोचेगी, ख़ास तौर पर G20 ममालिक जो हैं वो ये सोचेंगे कि हमें इस हवाले से कुछ प्रैक्टिकली करना चाहिए या वी शुड टेक दिस एडवाइस ऑन बोर्ड और उसके ऊपर कुछ डिस्कशन होनी चाहिए? ये आई थिंक इमरान खान साहब की एक स्टैंडिंग है, एक रिकग्निशन है दुनिया में। और जब वो इस किस्म की बात करते हैं तो बहुत से इदारे हैं, NGOs हैं पूरी दुनिया में जो इससे उनको भी फ़ायदा होता है और वो उसकी वजह से फिर एक एनवायरनमेंट बनती है जिसमें ये काम हो सकता है। तो आई थिंक ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो रिकवरी की तरफ जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि हमारी जो कोरोना से शट डाउन हुए थे, फैक्ट्रियाँ अगर बंद हुई थी, बाजार बंद हुए थे, वो खुले हैं, स्कूल अब खुल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं। जी जी। और उस नॉर्मलिटी में अगर आपको अपने कर्जों में थोड़ी सी रिलीफ मिलती है, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट जरा हो जाती है,
तो ये इससे सपोर्ट भी है जी, बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल राइट। तो और फिर इसके साथ साथ जो आलमी इदारे हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनके ऊपर भी इसका असर होता है, बिल्कुल ठीक क्योंकि उनको भी एक किस्म का इंडिकेशन दी जाती है कि उन्होंने भी कुछ करना है ठीक ताकि ये वबा के जो इम्पैक्ट्स हैं ये मिनिमाइज हो सके। ठीक है, ठीक है शाह साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। और अगर ये दुनिया एक होकर चलती है, कोरोना के हवाले से भी देखा गया, सपोर्ट किया एक दूसरे को, आगे भी अगर करें तो मामला बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें कैबिनेट मीटिंग की जो गुज़िश्ता रोज़ हुई, एक बार फिर देखा गया कि मियां नवाज शरीफ का जिक्र किया जा रहा है कि उनको वापस लाना है। आपको लग रहा है कि जो कानून है, जो हमारे मुआहदे हैं, ख़त लिखने से पॉसिबल हो जाएगा बरतानिया को? क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी सिर्फ ख़त लिखने पर तो नहीं है, कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी मर्ज़ी से अगर वापस नहीं आते तो नहीं आएंगे। देखिए, उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कोशिश ना करें, क्योंकि जाहिर है कि एक मायदे के तहत वो गए थे। मायदा क्या था कि जी वो बीमारी के लिए जा रहे हैं, इलाज होगा तो ठीक होके वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ से तो वो एक मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो जो अंडरस्टैंडिंग थी कि ये एक कन्विक्टेड पर्सन था जिसकी हेल्थ के इश्यूज थे और उसके लिए उनकी इलाज के लिए उन्हें भेजा गया था, लेकिन वो तो नहीं नजर आ रहा। तो वो हुकूमत को तो करना पड़ेगा ये सारा काम आगे से। लेकिन सलमान शाह साहब, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत सिर्फ कार्रवाई तो नहीं कर सकती। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में ऐसा कोई ना मुआहदा है, ना कोई रूल, ना कोई ऐसा लेवल फील्ड है जहाँ पे जाकर उनको लेकर वापस आया जाए। तो सिर्फ ये बातों की हद तक या सियासी तौर पर इसको डिस्कस किया जा रहा है या कोशिश की जा रही है, अदरवाइज प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि मियाँ साहब को वहाँ से हुकूमत वापस ले आए। नहीं, आई थिंक इंटरनेशनल जो अरेंजमेंट्स हैं उसमें अगर करप्शन का हो, इसमें एलिमेंट या उस किस्म की चीज़ हो तो उसमें पॉसिबल हो सकता है। इंटरनेशनल इदारे भी हैं इस तरह के जो मुतारिक हो सकते हैं। इंटरपोल है, वो भी आ सकती है। लेकिन इंटरपोल क्यों इंटरवीन करेगा जब हम जानते हैं बरतानिया और पाकिस्तान का कोई मुआहदा नहीं है? नहीं, वो कोई ना कोई तो अरेंजमेंट तो हो सकती है ना, लेकिन जाहिर है कि मतलब बेसिकली इनिशिएट हम कर सकते हैं। अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करती है तो इनिशिएट ज़रूर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, आपने जिक्र किया एक तो G20 ममालिक के हवाले से कि अगर वो सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा है और दुनिया की इकॉनमी के लिए भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर इनिशिएट किया जाएगा, अगर फैसला हो चुका है तो फिर इनिशिएट किया जाना है, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कुछ इकदाम किए जाएंगे। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन हम चलते हैं एक ब्रेक की, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो बहुत से ऐसे लोग हमारे लिए, हम जैसों के लिए बहुत ज़रा इंस्पिरेशन लेकर आते हैं। अक्सर ये जिक्र होता है कि जब हम देखते हैं कि कुछ लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं या उनमें अपेरेंटली जो हम ये कह देते हैं कि उस तरह से कोई ना कोई कमी रह जाती है फिजिकली, वो उसको कभी अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देते। इनफैक्ट वो उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, नॉर्मल रूटीन की तरफ आते हैं और फिर ज़िंदगी को एक ऐसा मैसेज देते हैं कि वो किसी भी तौर एक आम आदमी से कम नहीं है, बल्कि वो जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बन जाती है। बिल्कुल, विल पावर होना और इसमें आपको हिम्मत होना, हौसला देना, इसमें नो डाउट अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी फैमिली की सपोर्ट होना, फिर आपको जो फ्रेंड्स हैं, जो पीयर ग्रुप होता है वो आपको सपोर्ट करे, क्योंकि ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है नॉर्मल लाइफ में, अगर आप जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया है, तो उसमें क्या होता है कि लोग फिर आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिस्करेज भी करते हैं। कई दफ़ा आप लोगों को सपोर्ट नहीं होती, फिजिकली आप अगर उस तरह से एबल्ड नहीं है तो आपको कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो ये सारा मामला इस पर अक्सर लोग इस बारे में क्वेश्चन करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं नोमान अली की, जिनको आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। नोमान अली बहुत छोटे थे, 5-6 माह के, जब उनको एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और करीबन 2 साल की उम्र में डायग्नोज हुआ कि उनकी एक टांग में पोलियो है। अब बहुत सी लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं ज़िंदगी में, उस तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ख़ास तौर पर आगे नहीं आते। अब आप इनका हौसला देखिए, डिटर्मिनेशन देखिए कि 2019 में ये मिस्टर DI खान
बने। बॉडी बिल्डर हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ का जिसे कहते हैं ना सिर्फ शौक रखते हैं बल्कि प्रोफेशनली इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि ये टाइटल विन भी किया। मिस्टर DI खान आज हमारे साथ मौजूद हैं। नौमान अली, अस्सलाम वालेकुम नौमान। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच नौमान फॉर बीइंग विद अस। और आपकी वीडियोस हम देख रहे थे, आपकी हिम्मत और हौसला माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरह से सलामत रखे। ज़बरदस्त। कितना मुश्किल है अपने आप को फोकस्ड रखना, सारी चीज़ों को लेकर चलना, ना सिर्फ अपने लिए ये टाइटल विन करना बल्कि बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बनना। कितना मुश्किल लगा ये सफ़र? जी मैंने 2017 में शुरू किया था, तो पोलियो के साथ मेरा बहुत ज़्यादा मसला था और बहुत से लोग मुझे कहते थे कि यार आप नहीं कर पाओगे, आपके पाँव का मसला हो जाएगा, लेकिन नहीं आ रही। और आज अल्लाह के करम से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और जब मैं जिम में जब जाता था तो बहुत से ज़ख्म भी हो जाते थे पाँव पर ज़्यादा, और पोलियो के साथ जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरे के लिए, क्योंकि ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना और इतना हार्ड वर्क करना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन अल्लाह ताला के करम से मैंने 2013 में ये जूनियर मिस्टर DI खान का टाइटल विन किया है। सही। नुमान, ज़बरदस्त अचीवमेंट है आपकी। आप ये बताएं कि जब आप के बारे में हमने सुना कि आपको बचपन से ऑब्वियसली पोलियो जब डायग्नोज हुआ तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। आपने तो ये बताया ना कि जब बॉडी बिल्डिंग में आप आए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुई, लेकिन बचपन से लेकर पढ़ाई का टाइम, फैमिली की सपोर्ट, फिर हौसला, हिम्मत, फिर इस तरह का ख्याल आना कि मैंने ये करना है, कोई ऐसा काम करना है जो कि कोई भी कर सकता है और मैं किसी से कम नहीं हूँ और ना कोई मुझे कोई प्रॉब्लम है, ये सोच में किस कदर फैमिली की सपोर्ट थी, फ्रेंड्स की थी और आपका अपना हौसला था? पोलियो का मसला तो मुझे बचपन से रहा था, क्योंकि पहले तो मैं चल भी नहीं सकता था, फिर मुझे शौक अंदर से बहुत ज़्यादा पैशन था कि यार ये चीज़ मुझे करनी है, तो फिर मैं ऐसे ऐसे शुरू करता चला गया, मतलब बॉडी बिल्डिंग में आ गया। और सपोर्ट इतना, मतलब सपोर्ट इतनी तरफ से लोग इतना नहीं कर रहे थे मुझे, और जो मंथली मुझे या वीकली जो पैसे मिलते हैं वो भी नहीं होते थे, मतलब मेरी डाइट जो थी वो भी मैंने अपने साथ कंटिन्यू रखी, क्योंकि साथ मेरे बहुत से दोस्त यार वो कहते थे कि ये बड़ा मुश्किल काम है, हम नहीं जा सकते तो आप नहीं जा सकते, लेकिन मेरे अंदर एक पैशन था, एक शौक था। और पोलियो का मसला जो था वो इसलिए क्योंकि मेरी कमर पर एक छोटी सी रसोली थी जिसे ट्यूमर कहते हैं, तो वो बढ़ती चली गई, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। फिर उसका ऑपरेशन कराया, 2 साल का तभी था मैं, फिर उनका उसका ऑपरेशन उन्होंने किया और उनके ऑपरेशन की वजह से फिर मेरे दोनों टांगे जो थी वो चली गई बिल्कुल। अभी मेरे टांगे जो पाँव हैं वो सही काम नहीं करते, और इसके साथ भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, और अभी भी मैं इंशाल्लाह कर रहा हूँ। और स्पेशली जो मेरे टीचर हैं सर शकील और सर शुक्र, वो भी मेरे साथ बहुत तावन करते हैं, और मैं अभी भी इंशाल्लाह ये टाइटल लूँगा, अभी भी तैयारी कर रहा हूँ इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अच्छा, आप साथ साथ पढ़ भी रहे हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, पढ़ाई को कितना टाइम देते हैं और ये फिजिकल एक्टिविटीज़ को कितना टाइम देते हैं? फोकस्ड ज़्यादा आप वैसे किस तरफ लगते हैं? जी मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, नमाज पढ़कर फिर उसके बाद मेरा कार्डियो होता है, फिर कार्डियो के बाद मैं स्कूल चला जाता हूँ, स्कूल से मैं कॉलेज चला जाता हूँ, कॉलेज से तकरीबन 12 बजे घर आता हूँ, और 12 बजे आकर फिर मेरे मतलब डाइट की जो होती है, फिर मेरी डाइट चलती है, और मैं तकरीबन 4 बजे फिर जिम चला जाता हूँ, वहाँ पर 3 घंटे गेम करता हूँ, और फिर उसके बाद जितना भी टाइम बचता है फिर वो मैं अपने स्टडी करता हूँ, अपने अगले मतलब कॉलेज के लिए अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यानी कि दोनों चीज़ों को बड़ा बैलेंस लेकर नुमान, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आगे क्या प्लान है आपका, क्योंकि अभी तो आप बैलेंस लेके चल रहे हैं और बड़ी मुश्किल से आपने बॉडी बिल्डिंग भी की है और अभी इसको प्रोफेशन को आगे लेके जा रहे हैं, फर्दर क्या प्लान है आपके? जी आगे के मेरे प्लान है कि यार हुकूमत की तरफ से मुझे सपोर्ट किया जाए, कोई किसी सरकारी या कोई ऐसी जॉब दी जाए जिससे मैं पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकूं, और इस मेडिकल की फील्ड में फंस जाए जिसमें कल मैं पढ़ रहा हूं, इससे लोगों को भी कोई किस्मत कर सकूं कि यार मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूं कि ये मेरी वीकनेस नहीं है, इस टांगों के बगैर में मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, एंड गुड लक नौमान आपको।
आपका कैमरा एंगल थोड़ा सा हिल गया, बट गुड लक, अल्लाह आपको कामयाब करे हर फील्ड में। और मेरे ख्याल से चाहे वो प्राइवेट इदारे हों या गवर्नमेंट सपोर्ट हो, ऐसे लोगों को मुझे लगता है ख़ास तौर पर ऑन बोर्ड लेना चाहिए ताकि वो अपने ड्रीम्स, अपनी डिटर्मिनेशंस को लेकर आगे चल सकें। बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर एक हौसला है, हिम्मत है, तो इसमें सपोर्ट सबकी होनी चाहिए। उसमें फैमिली सपोर्ट तो है, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, एक मूविंग फॉरवर्ड एक मज़े की स्टोरी है जो कि आपसे शेयर करनी है। किस्मत की बात होती है। उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, डू यू बिलीव इन लक? बिल्कुल लक है, ऑब्वियसली लक तो बहुत ना कि आप कहीं बैठे हैं एकदम से आपकी लॉटरी ये तो निकल लक जाए। तो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो लॉटरी हो। तो इसमें कोई शक नहीं है, लॉटरी भी निकल सकती है और आपकी जिंदगी एक दिन एक रात किसी मोमेंट भी बदल सकती है। वाकया कुछ यूं हुआ है, स्क्रैप में से भी आप मिलेनियर बन सकते हैं। बिल्कुल, वाकया कुछ यूं हुआ है कि लॉकडाउन के दौरान डर्बीशायर बरतानिया के एक 51 साल शख्स हैं, उन्होंने अपने घर के गैराज में रखे पुराने सामान की सफाई शुरू की तो एक केतली मिली। और फिर जब केतली मिली तो फिर हुआ कुछ कि वो इतनी महंगी मिली, बिकी के बाद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसकी कीमत क्या है। असल में उनको अपने उस पूरे घर के स्क्रैप में जो गैराज में पड़ा था, उन्होंने चीज़ें ढूंढना शुरू की तो ही रिमेंबर्ड कि शायद ये उनके दादा परदादा के ज़माने की है। और उन्होंने ऐसे ही कहा कि चलो मैं जाके किसी ऐसे डिपार्टमेंट को जाकर दिखाता हूँ जो आसार कदीमा या इस तरह की चीज़ों को डील करते हैं। एंड ही हैड नो आइडिया कि ये कितनी एक्सपेंसिव हो सकती है, और अपना लक ट्राई करने के लिए वो वहाँ गए। तो जब उन्हें पता लगा कि ये जो केटल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 18वीं सदी की है, और फिर ये एक चीनी बादशाह हैं जो इसको इस्तेमाल करते थे, और ये चाय के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी बल्कि उस वक्त जो है वो एक जैसे कहते हैं ना कि मैं खाने में वो मैं सर्व करने के लिए यूज़ होती थी। एनीवेज, इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि $50,000 जो कि पाकिस्तानी कितने बनते हैं अबू सर, मतलब उसका पाकिस्तानी है जी 8 करोड़ 30 लाख रुपए पाकिस्तानी है इसकी कीमत। और ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा है, जो नीलाम हुई है तो बड़ी उनकी तो जिंदगी बदलेगी, कभी सोचा नहीं होगा उन्होंने। है प्यारी वैसे। हाँ, और अगर यहाँ पर किसी को मिली होती तो उन्होंने कहना था कि अच्छा फिर हम इसको अपने ड्राइंग रूम में रख लेते हैं। नोबडी वुड एवर थिंक कि जाके इसको चेक कराते हैं कि इसका कितना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है और हिस्टोरिकली ये कितनी इंपॉर्टेंट है। $50,000 में नीलाम हो गई है, ऑब्वियसली बहुत बड़ी अमाउंट है। तो उन्होंने तो कहा कि ये एक शराबदान जो है वो इस कदर महंगा उनके लिए साबित होगा जो कि वो सिर्फ अपने दादा परदादा की समझ रहे थे। लेकिन ये तो सदियों पहले निकल आई। एनीवेज, इस तरह की लॉटरीज भी निकल आती हैं, किस्मत लक फैक्टर आपकी जिंदगी में काम आ जाता है। अच्छा, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, ही थॉट कि ये $50,000 की होगी, लेकिन चूंकि कोविड था तो कोविड का भी उनको फायदा हुआ, और नीलामी में फिर जब बोली लगती गई तो अबूजर ये $5 लाख की खरीद। $5 लाख यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट है, जो कि 8 करोड़ 30 लाख बेसिकली बनता है। हाँ। 8 करोड़ उन्होंने $50,000 सोचा, लेकिन 5 लाख में बात बिकी। 8 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है। चलिए उनको मुबारक हो, ये केतली की मुबारक हो, क्योंकि नीलामी भी उन्होंने की है, पैसे भी उनको मिले हैं, केटल भी उनकी थी। बिल्कुल जी। एनीवेज, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में कल होने वाले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पहले इजलास के हवाले से। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने ये वाज़ेह तौर पर कहा, और बाकायदा अब उसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो APC के डिसीजंस की नज़र आना शुरू हो गई है कि उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को PDM का कोयटा में जलसा होगा। बिल्कुल, अब ये जलसा होगा, इसमें कौन कौन शरीक होगा ये तो हम देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये भी बताएं कि इस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। ये बड़ी बात है कि तमाम जमातें इस पर मुत्तफिक हैं, हकीकी तब्दीली आएगी ये भी कहा गया है। और आज मुल्क में जमहूरियत को ख़तरा है, शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा। PDM इजलास में अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत भी करते रहे, क्योंकि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए 2 दिन पहले। फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने भी कहा कि इजलास में अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी पर अफसोस का इजहार हम करते हैं, क्योंकि इस तरह से जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं वो जमहूरियत उससे कमज़ोर हो जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि 11 अक्टूबर को कोयटा में अजीमुशान जलसा मुनक्किद करेंगे, और PDM के जरिए जलसों की ये सीरीज होगी जिसका आगाज बलूचिस्तान कोयटा से हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया, महंगाई ने अवाम को परेशान कर दिया, बेरोजगारी ने अवाम की कमर तोड़ दी। ऑपोजिशन की तमाम जमातें अवाम के साथ खड़ी हैं। अब सवाल ये है कि क्या अवाम ऑपोजिशन की जमातों के साथ खड़ी है या नहीं, ये तो जब अब बाकायदा जलसे और उनकी प्रोटेस्ट का एक सिलसिला शुरू होगा तो उसमें पता लग जाएगा। बहरहाल
बहरहाल पीटीएम स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर जो हैं वो लीगी रहनुमा एहसन इकबाल होंगे। कन्वीनर तब्दील होते रहेंगे और इसके साथ साथ तो फिर कुछ लोगों ने जो रहनुमा है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। एक और जो बड़ी बात सामने आ रही है कि इस तमाम सिनेरियो में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऐसा लग रहा है कि सियासत में वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, वो भी खासे एक्टिव हैं जब से एपीसी हुई है। एक बार फिर वो एक्टिव हुए मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद। एक बार फिर उन्होंने इजलास भी किया और कल भी एक नोटिफिकेशन भी उन्होंने जारी किया कि कोई भी अफवाज पाकिस्तान से बग़ैर इजाज़त के नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा चंद दिनों में तब्दीली आएगी और ये तब्दीली सबसे बड़ी ये होगी मियां नवाज शरीफ खासे एक्टिव होंगे। और मुलाकातों पर पाबंदी के बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने 2 खिताब भी करने हैं आज। तारीखें भी तय हो जाएंगी, इस 2 खिताबों के हवाले से वो बताएंगे। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल इहसान इकबाल ने ये भी बताया कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CEC का इजलास 30 सितंबर को यानी कि आज होगा। तो ये अहम फैसले हैं जो कि किए जा रहे हैं। उधर मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी नैब ने उनको कॉल किया हुआ है, लेकिन डेट अभी वाज़ेह नहीं है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। लेकिन अभी पहले ये कहा जा रहा था कि 1 तारीख को बुलाया गया 1 अक्टूबर को, लेकिन अभी ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था, सिर्फ बुलाने के बारे में कहा गया था, कोई डेट नहीं है। ये तमाम मामले खासी शाहिद खान अब्बासी भी शाहिद खान अब्बासी आज उनको बुलाया गया है, उनके हवाले से भी केसेस हैं। तो ये एक तो नैब के केसेस अपनी जगह पर, मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अपनी जगह पर, फिर मियां नवाज शरीफ का एक्टिव होना, फिर PTM के जलसे होना, तो खासी गर्मा गर्मी नजर आ रही है आइंदा चंद दिनों में। बिल्कुल, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लगता है खासी तेज़ हो जाएंगी। इन तमाम सिनेरियोज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ज़ियाकार सलमान आबिद साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, थैंक यू सो मच सलमान फॉर कमिंग इन। बड़े सिनेरियोज़ हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद PTM जो कल उसका पहला इजलास हुआ और एक डिसीजन लिया गया था कि अब जलसे, तहरीकें और प्रोटेस्ट शुरू होंगे। क्वेटा का इंतखाब कर लिया गया विच वाज अनएक्सपेक्टेड। देखिए, एक तो हमारी सियासी तारीख का अलमिया ये है कि जब भी कोई अपोजिशन जमात होती है तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। जब PTI भी जब अपोजिशन में थी तो उस वक्त भी जमहूरियत खतरे में थी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो अपोजिशन है अगर उसने मिसाल के तौर पर हुकूमत को तब्दील करना है तो उसके 2 रास्ते जी। पहला रास्ता यह है कि वो तहरीक अदम एतमाद ले आए और वो साबित करे कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त ताकत नहीं है, हम अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे और वज़ीर आज़म घर चले जाएंगे। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क में नए इंतखाबात होने हैं तो आपकी सारी अपोजिशन जमातें रिजाइन करें सुबह और उसके बाद फिर नए इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी, क्योंकि मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में फिर बाई इलेक्शन नहीं होगी। बिल्कुल, वो बड़ा मुश्किल है। खान साहब तो कह सकते हैं, वो सब भी कहते हैं, इमरान खान साहब, तो लेकिन मुमकिन नहीं है। वो तो obvious है। अच्छा, अब ये दोनों काम जो है इस अपोजिशन ने तो नहीं करने, ये मैं आपसे लिख के बता देता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ क्या है। पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध के अंदर इक्तदार के अंदर है, वो क्यों चाहेगी कि अपने इक्तदार की कुर्बानी दे 2.5 साल पहले? इसलिए पीपल्स पार्टी तो कभी इस चक्कर में नहीं आएगी कि वो असम्बलियों से रिजाइन करे, नंबर 1। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद के बारे में उनको पता है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होनी, ठीक है। अच्छा, अब बाकी सियासी शो आप लगाते रहे, पाकिस्तान की तारीख में जलसे जुलूस की बुनियाद पे कभी हुकूमत नहीं जाती, ये याद रखिएगा। जब भी हुकूमत जाएगी तो आप ताकत के मराकज में टकराव पैदा करते हैं। यानी हमारे यहाँ जब फौज के अंदर या एस्टेब्लिशमेंट में या सियासतदानों में टकराव होता है, उसके नतीजे में हुकूमतें जाती हैं। यहाँ तो अभी इस वक्त अपने टाइम पे जाएगी, ये अपने टाइम पे जाएगी, ये इस वक्त कैफियत नहीं है। अच्छा, अब आप जलसे जुलूस करना चाहते हैं, जरूर रौनक लगाएं, जरूर से हुकूमत वो रौनक तो इस्लामाबाद में भी लग रही, पिछले टेन्योर में कुछ नहीं हुआ। फजलुर रहमान साहब ने भी तो एक रौनक लगाई थी ना, अभी धरना लगा के वहां पे बैठे हुए थे, फिर वापस जाना पड़ा और आज तक ये समझ नहीं आई कि उनको किसने कहा था कि आप जाइए, हम मार्च में हुकूमत को भेज रहे हैं। अब तो ये अक्टूबर आ गया। कभी समझ आती है कि कौन कब वापस गया? मौलाना फजलुर रहमान कब वापस गए? आपको ताहिरुल कादरी साहब का जलसा भी याद होगा, कैसे खत्म हो गया कुछ पता नहीं। सबसे सिंपल सी बात करता हूँ, गफूर हैदरी साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो ये बताएं, वो तो जमहूरियत के लिए निकले थे, वो तो हुकूमत को गिराने के लिए निकले थे, वो फौज के कहने पर, एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर क्यों धरना खत्म कर बैठे? और अगर धरना खत्म करना था और ये कहा कि जी वो हुकूमत मार्च में चली जाएगी, तो इसका मतलब है फौज के जरिए हुकूमत गिराना चाहते हैं, अवाम के जरिए नहीं गिराना चाहते। देखिए, ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस है। अलबत्ता ये मैं आपको कह सकता हूं कि अगले 2-3 माह में जो आपने कहा, एक जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ेगा। इस पॉलिटिकल टेम्परेचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल पहले दिन से जिसने अदा किया, वो मौलाना फजलुर रहमान का आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने मार्च भी किया, फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह की तकारीर वो करते हैं, स्पीचेस देते हैं, फिर इसके अलावा जो जिस तरह मूवमेंट लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल में APC को भी इनिशिएट करने वाले वही हैं मेन किरदार।
लेकिन आपने कहा कि पीपल्स पार्टी नहीं देगी इस्तीफा, नून लीग के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा नहीं देगी। मौलाना फजल रहमान के क्या स्टेक्स हैं? 15 सीटें उनके पास, वो क्यों नहीं इस्तीफा देते ताकि एक मैसेज जाए कि क्लियर कट के वो इन असेंबलियों को नहीं मानते? ये फजल रहमान साहब की सारी सियासत जो है वो ताकत के जरिए, ताकत के गिर्द घूमती है। वो अपने बेटे का तो इस्तीफा ले नहीं सकते, वो पीपल्स पार्टी से और पीएमएन से इस्तीफे मांग रहे हैं। अच्छा, अगर वो इक्तदार में होते, जो कि हमेशा से रहे हैं, तो सब कुछ ठीक था। अब वो पार्लियामेंट से भी बाहर है। लेकिन क्यों वजह ये है कि उनकी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है। वो पहली बार केपीके के इक्तदार से बाहर हुए हैं, और पहली बार 2013 में भी और 2018 में वर्स्ट तरीके से जो केपीके के डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां जेयूआई का बड़ा होल्ड होता था, वहां इमरान खान ने उनको सियासी तौर पर नॉकआउट किया हुआ है। तो उनकी तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी डकैती हुई है ना, अपने भी हल्के से हार गए। इसलिए मौलाना की फ्रस्ट्रेशन ये है कि किसी तरीके से हमें यहाँ से रिलीफ मिले और हम इक्तदार की सियासत में दोबारा आए। अब जमहूरियत जो है मौलाना का मसला तो नहीं है, इस्लाम भी मौलाना का मसला नहीं है। मौलाना ने तो अभी जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी उनकी हिमायत की थी ना, आपको पता है। इसलिए ये बात छोड़ दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फैसला मौलाना साहब जितनी मर्जी अग्रेसिव टून इख्तियार कर ले, बुनियादी फैसला पीपल्स पार्टी और पीएमएल के पास। जब तक वो बड़ा फैसला नहीं करेंगे, वो भी तैयार नहीं, आपको लग रहा है? देखिए, शहबाज शरीफ कभी नहीं चाहेंगे कि असम्बलियों से इस्तीफा दें। और ये भी मैं आपको बता दूं, पीएमएल के अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटर्स वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं, वो मरियम के साथ नहीं खड़े हुए। अच्छा। वो शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ है। उनका ख्याल है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मुफाहमत के साथ आगे बढ़ना है। अच्छे तरीके से मरियम साहब और कुछ लोग जो है वो चाहते हैं। जी, नवाज शरीफ साहब की टोन तो ऐसी नहीं लग रही। वो एपीसी का खिताब देख लें, आज के खिताब में भी आप देख लीजिएगा। अब एक इस वक्त लंदन में बैठ के सियासत करेंगे ना, नवाज शरीफ की अहमियत सिर्फ उस सूरत में बढ़ सकती है अगर वो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं और हालात को फेस करना चाहते हैं। वो नहीं करने वाले, वो नहीं करेंगे। वो अभी फौरी तौर पर कोई ऐसा इम्कान नहीं है कि वो वापस आ जाए। ये जो इमरान खान साहब ने कहा कि हम उनको वापस लाना चाहते हैं, लीगली नामुमकिन सी बात है, बहुत मुश्किल बात है। ऐसा कोई मायदा भी नहीं है, वो नहीं आएंगे, मैं आपको बताऊं। और वो वहीं पे बैठ के रहना चाहते हैं। इसलिए यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो क्यों नवाज शरीफ साहब की बात में आके अपने भी इक्तदार कुर्बान करें, अपनी भी सियासत कुर्बान करें और एस्टैब्लिशमेंट से आप एक तरफ कह रहे हैं कि असेंबली में, सेनेट में जो लोग हैं वो शहबाज शरीफ के बयानी में है, लेकिन साथ ये भी कहा जाता है कि वोट जो है सारा वो मरीम नवाज का है या फिर मियां नवाज का है। दैट मींस कि हद तक असेंबली में इमरान तक और वोट डिफरेंट। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि वोटिंग पैटर्न में नवाज शरीफ का वोट है। अच्छा। और नवाज शरीफ के बाद अगर कोई उस वोट को जिसे कहते हैं गेज कर सकती है, वो मरियम नवाज है। लेकिन जो पावर पॉलिटिक्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिशियंस है ना, वो ये समझते हैं कि अगर हमने इक्तदार में आना है और हमने इलेक्शन जीतना है, तो वो हम फौज से टकराव की सूरत में नहीं लड़ सकते। इसलिए वो ये चाहते हैं कि जी एक मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाए, जो शहबाज शरीफ का रास्ता है। और अभी भी जो लोग समझ रहे हैं, अभी भी जो लोग ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ कोई मुजाहमत की सियासत करेंगे, वो नहीं करेंगे। और एक मैं आपको बता दूं, अब इस वक्त खानदान में एक लड़ाई बड़ी वाज़ेह है। देखिए, मरियम चाहती है कि वो पार्टी को लीड करे, अच्छा, हर सूरत में, ये है वालिद के बाद। और वालिद साहब भी चाहते हैं कि मेरी बेटी लीड करे। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मैं लीड करूं। तो अब ये लीड की लड़ाई है ना। अब आप ये समझिए कि बुनियादी तौर पर यह तय होना है कि अगली फ्यूचर जो पीएमएल का है उसको कौन लीड करेगा, मरियम लीड करेंगी लेकिन वो या शहबाज शरीफ लीड करेंगे? सलमान साहब वो बिल्कुल क्लियरली डिनाई करते हैं मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है। कि आज ये नून और शीन जो है इकट्ठे हो गए। वो तो कह रही थी भी परसों 3 दिन पहले मरियम जो है कि ये नून और शीन इकट्ठे हो गए। ये भी कहा कि हमारे बातें करने वाले जो है उनको कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, मैं कहता हूं आप ऐसा करें, जो एपीसी में तकरीर की है ना नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब को कहें कि उस तकरीर की हमायत पब्लिकली करके बिल्कुल सही है। चलें, ये तो एक वैलिड पॉइंट हो गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो अब अंदर चले गए, 14 रोजा जिस्मानी रिमांड हो गया। शहबाज शरीफ साहब के लिए अच्छा हुआ है। उसकी वजह यह है कि अगले 1-2 माह पीडीएम का शो होना है ना, उससे कम से कम वो अपने आप को बचा लेंगे। वो कहेंगे जी मैं तो अंदर था। लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो भी अब यही बन रहा है कि क़यादत अब मरियम ही करेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी अंदर, हमजा शहबाज भी अंदर, शाहिद खान नवाज़ी भी आज ने अपने तलब है। सवाल भी ज़हन में रखिए कि जितनी मरियम एक्टिव होंगी उतनी ही मरियम के दोबारा गिरफ्तार होने के चांसेस भी। अच्छा, इसका मतलब आप खबर तो नहीं ले रहे। ये नवाज शरीफ साहब की तकरीर। अगर आपने कहा कि जलसे जुलूसों से कुछ नहीं होना, तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर ऐसे इल्जाम, ये टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती हैं। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, शाहिद खान अब्बासी आज पता है नहीं पता है, उन्होंने जाना मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने जी असल इंपॉर्टेंट वो। और उस मार्च के सेनेट के इलेक्शन में पहली बार पीटीआई जो है वो सेनेट के अंदर अददी तादाद में एक बड़ी पार्टी बनने जा रही है। और अगर ये गिलगित बल्तिस्तान का मसला हल हो जाता है तो 11 सीटें वहां से भी आएंगी। इसलिए ये चाहते ये है खासतौर पे नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान और मरियम नवाज के मार्च से पहले कोई इतना बड़ा हंगामा हो जाए कि एक बड़ी तब्दीली आ जाए।
उसके इम्कानात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी कम से कम इस एजेंडे के साथ नहीं होगी और शहबाज शरीफ भी इस एजेंडे के साथ नहीं। देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये नहीं होंगे एजेंडे में, लेकिन साथ इनिशिएट करना पीपल्स पार्टी का इस तरह से आगे जाना, आगे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी है कराची का, उसमें भी पीपल्स पार्टी जलसे जुलूस में पार्टिसिपेट करती रहेगी। ठीक है, जलसे हो गए, नून लीग भी यूं ही करेगी, तो फिर मरियम नवाज तो फुल एक्टिव नजर आ रही है। आपने फिर पॉलिटिकल मरियम की बात भी आ आप जाती है। एक्टिव देख रहे हैं, मरियम को आप एक्टिव देख रहे हैं ट्विटर पे। जलसे करने जा रहे हैं ना, जलसे करेंगे ना, जब हम देखेंगे ना, अभी तो मैं देखूंगा ना कि इससे मरियम पहले जो भी है, तो देखिए ना, जलसे बात किए थे, ये वो है, आपकी बात बात ये बिल्कुल है, ठीक। अभी नवाज शरीफ साहब जब पब्लिकली जलसे करना शुरू कर देंगे तो आपका ख्याल है कि हुकूमत खामोश रहेगी, अदालतें खामोश रहेंगी? इस मामले में जो अल्ताफ हुसैन के साथ भी हुआ था एक दफा, आपको याद है ना? इसलिए ये मैं कह रहा हूं, जितना प्रोएक्टिव होंगी मरियम और जितना नवाज शरीफ लंदन से बैठ के एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ फिर एक हुकूमती इकदाम तो आपको सामने आएंगे। वो जायज है या नाजायज है, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन हुकूमत कुछ ना कुछ तो करेगी ना। इंडिपेंडेंट है, उस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। अदालतें मुझे बताएं ना, अदालतों ने इसको मफरूर करार दिया, मैंने और आपने तो करार दिया। बिल्कुल सही। मफरूर जो है वो वहां से बैठ के बात करेगा तो वो सवाल तो उठेगा ना। सलमान आबिद साहब, आपकी इसी बात से मैं अपना लास्ट क्वेश्चन भी लिंक अप करूंगी कि क्या गवर्नमेंट वाकई, जो गवर्नमेंट पे इल्जाम लग रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, जो अभी आपने कहा कि सही है या गलत है, क्या वाकई हुकूमत कुछ ऐसा कर रही है या वाकई? हर दौर में और हर हुकूमत में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है ना वो इनकॉर्पोरेट होती है। हर हुकूमत, मैं कह रहा हूँ, कोई एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, सारी हुकूमतें इंक्लूडिंग पीटीआई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो एक बुनियादी टूल होता है जिससे आप अपनी हमायत में, अभी जो 34 लोग जो हैं वो एफएटीएफ के बिल पे गायब हो गए, वो क्या था? वो आपकी पार्टी नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, वो विद इन ऑपोजिशन। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, मुझे इस बात का इम्कान नजर आ रहा है कि पीएमएलएन के अंदर से, पीपल्स पार्टी के अंदर से भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक निकलेगा। आपने देखा कल 5-6 लोगों ने उनसे मुलाकात तो मिलते रहते हैं, वो अपने हलकों के लिए मिलते हैं। सर वो आप कहते हैं ना हल्कों के लिए मिलते हैं, वो तो उन्होंने तो कल नवाज शरीफ की तकरीर को भी चैलेंज कर दिया निशात डहा साहब ने। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें चलेंगी। ठीक है, ये चीज अब आपको याद है सेनेट के जब वो हुआ था तो पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने पार्टी फैसले से हटके उनको वोट दिए। आज तक वो कमेटी बनाई हुई है दोनों जमातों ने, लेकिन कमेटी निकली नहीं है। सलमान साहब, इस सारी चीज की कंक्लूजन ये है कि इसमें सबसे फायदा किसको हासिल हो रहा है? ये सब कुछ होने से, ये सारे एक्शंस, जल्द से जुलूस, फायदा तो किसको फायदा तो पता नहीं किसको हो रहा है या नहीं हो रहा। बहरहाल नुकसान जो है ना इस पाकिस्तान का और इस जमहूरियत का हो रहा है, क्योंकि हम जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत के अंदर से हो रही है और चाहे वो अपोजिशन के अंदर से हो रही है, इससे पाकिस्तान में कोई जमहूरियत को कोई मुस्तहकम नहीं होगी, बल्कि गैर जमहूरी कुव्वतें ज्यादा ताकत में आएंगी, वो ज्यादा मुस्तहकम होंगी और उनको ज्यादा फायदा आपस की पॉलिटिशियंस की आपस की लड़ाई की। बिल्कुल सही, बड़ी जबरदस्त बात की आपने इन दी एंड, बट आई थिंक आई रियली होप के पॉलिटिशियंस भी ये बात सोचने और बिगर पिक्चर विच इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान की ग्रोथ, उसको फोकस्ड होकर हर चीज को करें तो शायद हालात और पाकिस्तान के बेहतर हो जाए। वेल, थैंक यू सो मच सलमान आबिद साहब। थैंक यू सलमान साहब, आपने हमें वक्त दिया और तमाम सिचुएशन में बात की। फायदा किसी का नहीं है, नुकसान जमहूरियत का है, मुल्क का है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबको एक आवाज़ होकर अपनी आवाज़ जो है बतानी चाहिए। एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र को मुबैना तौर पर बदनाम करने की साजिश करने का मुकदमा दर्ज किया गया है और जिसमें गुलकारा मीशा शफ़ी, लीना गनी, हसीम जमान, इफ़्फ़त उमर, हमना रज़ा, महम अली गुलपीर, फरिया अयूब और फैज़ान रज़ा को नामजद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। FIA साइबर क्राइम विंग ने 2 साल की इंक्वायरी के बाद मीशा शफ़ी समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। डेफेमेशन का ये केस, इससे कबल FIA ने मुल्ज़िमान को दिफा के 3 से ज़ायद मौक़े भी फराहम किए। गुलकारा मीशा शफ़ी 3 दिसंबर को FIA में पेश हुई, ताहम 3 सितंबर को पेश हुई, ताहम इल्ज़ामात साबित करने के लिए गवाह या सबूत पेश ना कर सकी। अली ज़फ़र ने FIA को दरख्वास्त की थी कि मीशा शफ़ी ने मंसूबे के तहत इल्जाम लगाया और ये पूरी एक प्लानिंग थी और इस साजिश में मीशा शफ़ी, उसकी दोस्त और वकील सब के सब शामिल रहे। बिल्कुल, इस मामले पर अली ज़फ़र ने गवाही में ये भी बताया था कि ये इल्जामात उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी के मेगा कॉन्ट्रैक्ट से निकलवाने के लिए लगाए गए। मीशा शफ़ी की जानिब से धमकी दी गई कि वो मशरूब साज कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें वरना उन पर जिनसी हरासानी के इल्जामात लगा दिए जाएंगे। ताहम अली ज़फ़र इस धमकी में नहीं आए और अब जिसके बाद 19 अप्रैल 2018 में मीशा ने अपने साथियों के हमरा
ट्विटर पर अली जफर पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी, मी टू की मुहिम चलाई और मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड भी बना रहा। अली जफर को बेवरेज कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट से भी इस तमाम जो एक कैंपेन थी उसके नतीजे में निकलवा दिया गया और ऑब्वियसली उनकी साख को भी नुकसान पहुंचा। अली जफर के खिलाफ मी टू मुहिम चलाने के लिए बेशुमार जाली अकाउंट्स भी बनाए गए, उन्होंने ये कहा, और सबसे ज्यादा नुमाया अकाउंट नेहा सेगल का रहा। एग्जैक्टली और मीशा शफी के इल्जाम से 50 दिन पहले ही ये अकाउंट बनाया गया था। इस अकाउंट के पहले 6 फॉलोअर्स में मीशा शफी की वकील निगद्दात, वालिदा सबा हमीद, खाला बुशरा हमीद, दोस्त लीना गनी और हसीमुज़्ज़मान भी शामिल थे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अली जफर और उनकी फैमिली की किरदार कशी की गई, जिसके बाद उन्होंने FIA को दरख्वास्त की कि इन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। बिल्कुल, तो बेसिकली इल्जामात साबित नहीं हुए और ये साबित हुआ कि मेलाफा इंटेंशंस थी और ये मुहिम को चलाई गई अली जफर के लिए। तो अब इसके ड्रॉप सीन तकरीबन हो चुका है, अब 9 अफराद पर उल्टा मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो इस चीज़ से एक सबक सीखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनने वाली हर चीज़ जो है वो सच साबित नहीं हो सकती। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं और अबूजर अक्सर जो ब्रेक में बातें करते हैं, बहुत से लोगों को जानने का उसका बड़ा शौक होता है और उसमें एक हाईलाइटेड टॉपिक ये रहता है कि स्किन ख़राब हो गई, मौसम का इफेक्ट हो गया स्किन पर, हम बालों का क्या करें, बाल गिर रहे हैं, ये हो रहा है वो। तो आई थिंक इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत मैटर करती है। एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत मैटर करती है और इसी के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर अजीम जहांगीर साहब को, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और हमें बताएंगे कि आजकल चूँकि मौसम भी बदल रहा है, ओवरऑल भी बहुत स्किन प्रॉब्लम्स हैं लोगों को और ये तमाम चीज़ें घर पे बैठ के हल नहीं होती। इसके लिए आपके पास स्पेशलिस्ट को जाना चाहिए, उससे आप मशवरा करें। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर वेलकम। थैंक यू सर। सर, जिस तरह से हमने बात की है कि ये स्किन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका ख्याल शायद तब आप रखना शुरू करते हैं जब बाकी मसला शुरू हो जाता है, मतलब आइडेंटिफाई हो जाता है, फिर लोग कहते हैं अच्छा यार ये तो करना था। तो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जब वेदर चेंज होता है, या ओवरऑल लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसका आपने देखा रिसेंटली, आइडेंटिफाई कीजिएगा कुछ। देखें, तो सबसे तो आसान काम ही होता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो पुराने ज़माने में लोग कहते हैं जी बड़े पुराना ज़माना होता है, लेकिन एक्चुअली बड़ी लॉजिकल चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि जी माएँ अपनी बच्चियों को कहती है धूप में जहाँ जाओ, या मैं मलाई में फ़लाँ चीज़ डाल के देती हूँ, या दूध में फ़लाँ चीज़। तो लोग ये समझते हैं कि ये जी वो बड़ी पुराने ज़माने की बातें थी, वो चाहे देसी टोटके थे, लेकिन आप इस पर गौर करें कि वो लड़कियां करती थी, उपटन था, अब वो करती थी और उससे उनकी जल्द ठीक रहती थी। अब अगर हम देखें तो सचमुच उसमें एक साइंटिफिक बेसिस थी, सिर्फ फ़र्क ये है कि उस वक्त इतना सारा दूध आप उबालेंगे, उसके अंदर कुछ डालेंगे और आपको नहीं पता कि जो एसिड बनेगा वो क्या बनेगा। अब वही चीज़ हमारे पास बॉटल में मौजूद है, वही उससे बेहतर चीज़ हम लेज़र से कर सकते हैं, उससे बेहतर चीज़ें हम माइक्रोडर्माब्रेजन से कर सकते हैं, हाइड्रा फेशियल से कर सकते हैं, बोटॉक्स से कर सकते हैं, फिलर से कर सकते हैं। तो अब जो रिसर्च ने इतनी एडवांसमेंट्स कर ली हैं कि वही चीज़ें जो आप फ़र्ज़ करें, आप कहते थे कि जी दाने बहुत निकलते हैं और दानों के लिए आपको स्किन की थोड़ी पीलिंग होनी चाहिए या एक्सफोलिएशन होनी चाहिए या अपने सफाई हो जाएगी जी जल्द की, और उस वक्त जो आप केमिकल यूज़ करते थे वही केमिकल अब हम हाइड्रा फेशियल में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उस वक्त दानों की प्रिवेंशन के लिए आप चाहते थे कि पोर्स क्लॉग ना हो, तो आजकल उसके लिए लेज़र्स भी मौजूद हैं। स्मूथ बीम लेज़र है जो कि पोर्स को कंस्ट्रक्ट करती है लेकिन क्लॉग नहीं करती। अच्छा। वो बड़ी ज़बरदस्त लेज़र है। उससे जो है आपके जो सेबेशियस ग्लैंड जो कि आपके दाने बनाते हैं, वो बजाय आप दवाइयों से उसको सुकेड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हाइपर एक्टिव हुए होते हैं, ज़्यादा आपके ऑयल निकल रहा होता है, वो उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो जो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन द लास्ट 20 years स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डर्मेटोलॉजी दे आर इनॉर्मस। अब उसका फ़ायदा उठाना तो पेशेंट्स नहीं उठाना। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये देखिए, एक तो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फियर, क्योंकि आपने जो ये ट्रीटमेंट्स कराना है, लोगों को लगता है कि पता नहीं इसके तो बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। किसी भी बात, हाइड्रा फेशियल का जिक्र कर लें, PRP का कर लें, बट ऑन दी सॉरी मैं क्वेश्चन कंप्लीट करना चाह रही हूँ कि ऑन दी अदर हैंड इसका एक फैशन ट्रेंड भी बन गया। मतलब एक तरफ लोग डरने वाला ग्रुप है, एक तरफ ये है कि बिला जरूरत ही जाके हर 10 दिन बाद PRP, हर 10 दिन बाद हाइड्रा फेशियल करा रहे हैं। ये दोनों ग्रुप्स बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे? इसका जवाब थोड़ा सा तो आपने अभी इससे शुरू होने से पहले दे दिया था मुझे। वो ये कि लोगों ने इसको कमर्शलाइज कर लिया। अब हुआ ये कि होना ये चाहिए कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ एक स्किन स्पेशलिस्ट करे, और स्किन स्पेशलिस्ट भी वो जिसने ये ट्रीटमेंट्स में महारत हासिल की हो, कोई ट्रेनिंग की हो। अब ये दोनों ही काम नहीं होते। पहली बात तो ये कि इसको फैशन ट्रेंड बना दिया गया, जिस तरह आप कहती हैं ना कि लोगों के
50 मुझे आए होते हैं मैसेजेस कि जी फलां जगह फलां चीज़ हमारे क्लिनिक पे आके करवा Promotions आ रही हैं जी लें। उनकी। कोई भी डॉक्टर Social ऐसा नहीं media करेगा, promotions कोई and भी अच्छा, everything। आप खुद सोचें कोई अच्छा डॉक्टर ऐसे क्यों मैं करेगा। बल्कि आपको तंग कर रही थी कि आप क्यों नहीं करते ऐसे। तो वो बुरी बात लगती है, क्योंकि ये देखिए जो ट्रीटमेंट्स हैं ये वही वाली बात है। कभी आप किसी को कहेंगे जी आके हमारे से हार्ट सर्जरी करवा लो और हम सोशल मीडिया पे जाएंगे और दिखाएंगे तुम्हारी हार्ट सर्जरी कैसे, फ्री हार्ट सर्जरी, यू नो इट इज जस्ट अल्लाह रहम करे। यू नो दिस डज नॉट हैपन इन द हैंड ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स। ये जब से सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया, मतलब कुछ क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल है प्रमोशन का एक अंदाज है आजकल इस पे भी। हाँ हर जी, एक की लेकिन personal choice वो है। उसमें होता ही है, जब प्रमोशन की जाती है उनमें बहुत सारे लोगों उनका भी ट्रीटमेंट कर दिया जाता है जिनको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। ये है। अब जब डॉक्टर्स नहीं कर रहे होंगे, अब वो उसको एवेल्युएट नहीं कर पा रहे कि जल्द को क्या है। सही। एक मेडिकल कॉलेज की आप ट्रेनिंग देखें, फिर आगे डर्मेटोलॉजी को 20-25 साल जो पढ़ा हुआ है वो 2 महीने में नहीं आ सकता। बिल्कुल सही। अब जब नॉन डॉक्टर्स इसको करने लग जाएंगे, ये लेस क्वालिफाइड डॉक्टर्स या नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स करने लग जाएंगे, उसका ये वही वाली बात है। लोग कहते हैं जी कि वो डॉक्टर है, मैं कहता हूँ भाई वो डॉक्टर को एक भी हो सकता है कि अगर एक कोई न्यूरोसर्जन स्किन का स्पेशलिस्ट बन जाए तो वो उतना ही बड़ा क्वैक होगा। How can you be sure कि कौन क्वालिफाइड है कौन देखें, नहीं है? सिंपल काम है कि आप डॉक्टर से जाके उसकी क्वालिफिकेशन पूछें। लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा कि यार जिस बंदे ने जिस साल पढ़ा है उससे आप जाके पूछेंगे कोई उसकी क्वालिफिकेशन, तो वो तो खुश होकर बताएगा मैंने यहाँ से पढ़ा ये किया। बिल्कुल। तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि बहुत सारी जो प्रमोशन होती है उसको साइंटिफिकली इवेलुएट करें और जाके क्वेश्चन करें। ठीक। और तीसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होता है ना, उसको थोड़े दिनों के लिए अवॉइड करें। उसकी वजह ये होती है कि वो हाइप थोड़े दिनों के बाद पता चलना शुरू हो जाता है, मशरूम ग्रोथ होती है, पता लगता है कि वो असल में कुछ वजह कोई और वजह थी। और ये ज़रूर देखें कि जो डॉक्टर जिसे आप करा रहे हैं क्या उसके पास खुदारा के MBBS की डिग्री तो है, क्योंकि MBBS की डिग्री के बगैर अब बहुत सारे फार्मासिस्ट हो गए, सर खानदानी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी तो होते हैं ना कि मेरे वालिद साहब ऐसे कर रहे थे तो मैंने भी ऐसा करना शुरू किया। डॉक्टर साहब ये चीज़ें बिल्कुल हैं कि ट्रीटमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं ऑब्वियसली, और इनका हल भी डॉक्टर साहब के पास ही होता है, स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, उसको चेक करें, वेरीफाई करें। लेकिन ये हैं ट्रीटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपने जैसे हमने शुरू में कहा था कि प्रिवेंशन के मसला ना हो, स्किन बेहतर रहे, अपना ख्याल रखना, बेसिक्स, वेदर चेंज बड़ा एक इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा रूटीन, पाकिस्तान में मौसम ऐसा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी लोग कम पीते हैं, ये कुछ बताइएगा कि लोगों को क्या बेसिक्स होनी चाहिए जो अपने आप को ख्याल रख सकें। सिंपल चीज़ें 2 चीज़ों में आप इसको डिवाइड कर लें। एक तो ये कि चंद बीमारियों से कैसे बचना, और दूसरा जिस तरह आप पूछ रही थी कि जी कोई लेटेस्ट ट्रेंड या क्या ऐसी चीज़ें जिससे आपकी एंटी एजिंग हो जाए, एजिंग उतनी ज़्यादा से ना हो। जो बीमारियों से बचने का स्किन की 2-3 बड़े सिंपल तरीके हैं, और वो अल्लाह ने हमें बड़े पहले से बताए, हम कभी पढ़ते नहीं। जब जो पढ़ते जाते हैं तो हम अपने रिलीजन से दूर हो जाते हैं और वो बेसिक से भूल जाते हैं। जो सफाई है ना, आप कहते हैं ना सफाई निस्फ़े ईमान है। अगर आप 4 वक्त या 5 वक्त आप वज़ू कर लेते हैं तो आपकी उंगलियों के दरमियान से जब आप धोते हैं तो फंगस जो बहुत बड़ा मसला होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, वो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है। अगर आप फेस बार बार धो लेते हैं, लेकिन बार बार का मतलब ये नहीं होता कि आपने बड़े एब्रेसिव पानी से वो उससे धोना है कोई साबुन से, तो आपके बहुत सारे ऐसे मादे जो कि इन्फेक्शन करते हैं जैसे जरासीम, वो ठीक हो जाते हैं। पानी ही बहुत बेहतर है। बहुत सारे, जब आप नाक में पानी फेरते हैं तो बहुत सारी इन्फेक्शन जो होती हैं, वो जरासीम जो कि आपके नाक में रिजाइड कर रहे होते हैं, वो लिटरली धुल जाते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं जी फिर उसके बाद अगर आप सुन्नत आपने पूरी कर ली कि नाक में उंगलियों से साफ कर लिया, तो लिटरली अगर आप इसको देखें तो बहुत सारी तो वो बीमारियां तो ख़त्म हो गई हैं। ठीक है ना, ये जो इन्फेक्शन से होती थी काफ़ी हद तक। सेकंड चीज़ ये कि आप जब धूप से थोड़ा सा बचें, क्योंकि धूप में हिद्दत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, इट्स वेरी वेरी इंटेंस, और अल्ट्रावायलेट B और C जो है वो भी शायद आती होगी अब पाकिस्तान में, चूँकि यहाँ पे ओजोन का पहले ख्याल नहीं रखा गया, अब ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हुई है। तो ये तमाम तो धूप से निकल जाते हैं लोग बाहर, वो धूप हर वक्त कितनी धूप चाहे सेक लें, लेकिन द थिंग इज कि जिन लोगों को जल्द की बीमारी है, पिगमेंटेशन वाले लोग ना धूप सेकें, बाकी तो लोग टाइम नहीं होते, धूप सेकने का भी टाइम होता है, और थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटेंस धूप में ना रहें। थर्ड चीज़ ये कि मॉइस्चराइज रखें जल्द को बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ आजकल जब से सैनिटाइज़र आए और वो, तो हम बहुत ज़्यादा जल्द को एब्रेसिव चीज़ों से, बहुत ज़्यादा खुश करने वाली चीज़ों से खुश कर लेते हैं। तो मॉइस्चराइज्ड सोप या इस्तेमाल करें या मॉइस्चराइज़र करें। सेकेंड पार्ट ये आ जाता है कि आपने अपनी जिल्द को, अब आप चाहते हैं कि थोड़ी सी ग्लो भी रहे, बुढ़ापा उतना जल्दी ना आए, स्किन केयर की तरफ आएँ, हेयर केयर की तरफ आएँ, तो उसमें पुराने ज़माने में, या आज से मैं पुराना ज़माना नहीं कह सकता, 5-7 साल पहले तक ये था कि जब कोई किसी के झुर्रियाँ पड़ जाती थी तो हम कहते थे अब तो यार सर्जरी करो, इसकी फेस लिफ्ट करो। जब बाल गिर जाते थे तो हम कहते थे अब हेयर ट्रांसप्लांट करो। जब मोटापा पूरा आ जाता था
तो हम कहते थे कि लो जी अब इसकी लाइपोसक्शन करो या टमी टक करो। अब इसके लिए भी प्रिवेंशन मौजूद है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप चाहते हैं कि स्किन पे सिर्फ ग्लो रहे तो आप बड़ी सिंपल चीज़ें जिस तरह माइक्रोडर्माब्रेजन महीने में 1-2 दफ़ा करवा लें, बजाय इसके कि आप फेशियल करवाएं। मज़े की बात यह है इंटरेस्टिंग कि जो फेशियल आप करवाते हैं किसी नॉन प्रोफेशनल जगह से, मैं उसके कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हमारे जो लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पार्लर्स में भी, लेकिन अगर आप फेशियल की बजाय अगर आप माइक्रोडर्माब्रेजन करवा लेते हैं तो उससे कम पैसों में, एक फेशियल से कम पैसों में या हाइड्रो फेशियल करवा लेते तो आपकी जिल्द के जो पोर थोड़े से खुल जाएंगे, थोड़ी एक किस्म की पॉलिशिंग टाइप हो जाएगी या आपकी एक्सफोलिएशन हो जाएगी बेसिकली। लेकिन उसमें सिर्फ ख्याल ये रखना है कि जो कर रहा हो, और जो आप इवन जो क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं, हम बारीक से क्रिस्टल्स उसमें यूज़ करते हैं जो कि हल्की सी रगड़ खा के और उसको फेंक देते हैं कि वो कहीं दोबारा यूज़ ना कर रहा हो। और वो जो क्रिस्टल की क्वालिटी, मशीन का नाम लिखा होता है वो पढ़ें, उसको रिसर्च करें कि अगर लिखा हुआ है कि जी ये मतलब कॉशियस होना चाहिए इस बारे में। देखें एजुकेशन इज ऑलवेज बेटर। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हुए भी पूछें। अगर आप इसी तरह अगर आपको झुर्रियाँ पड़ने का खतरा है कि जी मेरी आंखों के इर्द या माथे पे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हुई हैं, तो बजाय इसके कि आप सर्जरी का इंतजार करें, उससे बोटॉक्स से हम उसको बड़ा अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई झुर्रियाँ हैं या यहाँ आपके नाक के इर्द गिर्द झुर्रियाँ पड़ गई हैं या होंठ विद द पैसेज ऑफ टाइम पतले होने शुरू हो जाते हैं, थोड़ी आपके अंदर को जाना शुरू हो जाती है, यहाँ पे हल्का हल्का आपको लगता है कि अंदर को धंसना शुरू हो गया, ये तमाम वो चीज़ें जो कि एजिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं। अगर आप इसको पहले से प्रिवेंट करना चाहते हैं तो कुछ तो दवाइयाँ ऐसी हैं जिसको हम दे के आपकी कोलेजन की ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं, PRP कर सकते हैं जिससे आपकी कोलेजन की ग्रोथ बेहतर हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि अब थोड़ा सा होना शुरू हुआ है, बजाय इसके कि मैं पहले पूरा बूढ़ा लगूँ या बूढ़ी लगूँ और उसके दरमियान में आप रोकना चाहते हैं किसी हद तक, तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब वही बात आपके वाली कि जाके डॉक्टर को नहीं बताना कि हमने PRP करानी है, बल्कि डॉक्टर से पूछना है कि मुझे PRP या हाइड्रा फेशियल कराने की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, इसी के साथ मैं थोड़ा सा वेडिंग सीजन को लिंक करना चाहूँगी कि अब करीबन 1 महीने के बाद जो है नवंबर ऑनवर्ड्स तो मौसम बिल्कुल ही शादी का मौसम आ जाएगा, लेकिन अक्टूबर में भी स्टार्ट हो जाता है। वेडिंग सीजन के लिए क्या टिप्स देंगे आप ब्राइड्स के लिए या ग्रूम के लिए या इनफैक्ट उनकी फैमिली के लिए? कितना अर्सा पहले स्किन केयर की चीज़ों को वो करा सकते हैं? और कुछ ज़्यादा ना एंशियस होकर कुछ ज़्यादा खराब काम करा लें, फिर 2 दिन पहले टेंशन हो जाए। बिल्कुल एक हफ्ता पहले जाके कहते हैं हमें स्किन हमारी ठीक कर दें, हमारी शादी होता ये कि जब अक्सर यही होता है कि 1-2 हफ्ते पहले आते हैं कि जी मेरा मुंह पूरा भरा हुआ दानों से, तो अब 2 हफ्ते में जादू तो हो नहीं सकता। 2 या 3 महीने अपने आप को दें। जब आप समझ लें अपना जेवर और कपड़े बनाना शुरू करते हैं तो एटलीस्ट उतनी तो जिल्द को भी टाइम दें ना। तो 2-3 महीने पहले आप अगर अपनी जिल्द को थोड़ा सा ठीक करना चाहते हैं, और अगर किसी के फर्ज करें पूरा चेहरा दानों से भरा हुआ है, बहुत, मैं कहता हूँ आज के ज़माने में बहुत बड़ी ज्यादती है कि हम दाने भी ठीक ना कर सकें, क्योंकि इतनी अच्छी और इतनी सस्ती दवाइयाँ अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। मैं रिपीटेडली कहता हूँ तमाम प्रोग्राम्स पे आपके कि पाकिस्तान को खुदारा आप किसी अच्छी चीज़ के बारे में भी बात करें, उसमें यह है कि हमारे यहाँ दवाइयाँ और डॉक्टर्स की फीस दुनिया में सबसे कम है। उसका फायदा है जो हमें एक्चुअली महसूस करनी चाहिए। और आप जब गई थी इंग्लैंड, आपने मुझे बताया कि जी मैंने एक एंटीबायोटिक की पता नहीं कि मैं लेने गई तो वो तो 500 पाउंड की थी डॉक्टर साहब, यहाँ पे तो मैं 200 रुपए की। तो मैंने कहा ये देखें, तो सारे पाकिस्तान को पहले बाहर भेजना चाहिए कि हेल्थ केयर का बेसिकली टाइमली अपना ख्याल रखेंगे तो प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर टाइम लेट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम भी मजीद बढ़ जाती है और फिर ट्रीटमेंट। और ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपसे बताई हैं ना कि आप बोटॉक्स करा सकते हैं, हाइड्रा फेशियल करवा सकते हैं, PRP करवा सकते हैं, ये तो आ गई उन लोगों के लिए थोड़े से जो एजेड लोग हैं। जो यंगर पॉपुलेशन है, PRP वो उसके लिए भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर ख़वातीन में दाने, छाइयाँ, अनइवन पिगमेंटेशन, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। हम चाहे जितनी मर्जी बात कर लें, यू आर द ऑथेंटिक सोर्स जो इन्फॉर्मेशन क्वालिफाइड प्लेटफॉर्म से आती है। और प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी। थैंक यू डॉक्टर अजीम साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज के लिए हमारा वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।